नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 हिंदी निबंध के अंतर्गत जो भी निबंध लगे हुए हैं उसके ऊपर एक अलग सीरीज है और ये जो कि फ्री पीवाईक्यू सीरीज है, वो इस फ्री पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हम आज तीसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम 30 प्रश्न लेकर के आए हैं पीवाईक्यू, और हम बता दें कि पीवाईक्यू में पूरे 3600 प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि 2006 से लेकर के 2024 तक के सारे पीवाईक्यू आपको यूनिट वाइज संकलित, व्यवस्थित और संपूर्ण पीवाईक्यू आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके साथ मैं अगर आपको बता दूँ तो इस प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट हिंदी के लिए यूनिट 7 हिंदी कहानी की सारी वीडियो पढ़ चुकी है। पूरी 21 वीडियो पर हम बात कर चुके हैं विद पीवाईक्यू, महत्वपूर्ण तथ्य, साथ में एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। साथ में यूनिट 9 जो हिंदी निबंध है वह भी पूरा होने वाला है, केवल एक निबंध बचा हुआ है। आपको हम ले चलते हैं एक बार चैनल पर ही, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च करिए आपकी एकेडमी। एक मिनट, हाँ, यहाँ आप सर्च करिए आपकी एकेडमी। आपके सामने ये पहला जो चैनल ओपन होगा, आप इसका लोगो देख सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट में जाइए तो प्लेलिस्ट में देखेंगे आप कि सबसे पहला जो प्लेलिस्ट है वो पीवाईक्यू यूनिट 1। अभी हम यूनिट 1 के ऊपर जितने भी पीवाईक्यू हैं हम उसको कर रहे हैं, और आज हम तीसरे वीडियो यानी प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 80 प्रश्न संख्या करेंगे। यानी आज 80 प्रश्न पीवाईक्यू जो है हम यूनिट 1 से कर लेंगे। साथ में आप देखिए यूनिट 9 हिंदी निबंध जो है उसके ऊपर 17 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लगभग 9 निबंध पर बात कर चुके हैं। इसके बाद 2 निबंध और बचते हैं हमारे पास, उसको भी हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे और ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। साथ में आप देखिए यूनिट 7 हिंदी कहानी, इसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। इस प्लेलिस्ट में आप देखिए पूरे 41 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें 21 कहानियाँ जो लगी हुई हैं हमारे यूनिट 7 हिंदी कहानी के अंतर्गत, उन सभी 21 कहानियों के ऊपर हम व्यवस्थित तरीके से बात कर चुके हैं। उसके सभी पीवाईक्यू पर बात कर चुके हैं, सारे एमसीक्यू और महत्वपूर्ण तथ्य पर भी बात कर चुके हैं। तो आज हम बिना देर किए अपने चलते हैं पीवाईक्यू पर। और इस पीवाईक्यू से संबंधित एक बात मैं बता दूं कि ये पीवाईक्यू इसी तरह से हम सारे यूनिटों पर लेकर के आएंगे और हम सारे यूनिट के पीवाईक्यू पर इसी तरह से बात करेंगे। और पीवाईक्यू इसलिए करते हैं ताकि आप किसी भी यूनिट को पढ़िए तो पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि आप कंटेंट तो पढ़ लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कंटेंट से हमें किस तरह से प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी कितनी गहराई में जाना है उस कंटेंट के। तो आप इस पीवाईक्यू को ध्यान में रखिए, पुराने प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कंटेंट पढ़िए। बिना देर किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 51। पहला प्रश्न है, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। इस आप अपने सामने एक नोटबुक रखिए, उसमें जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्नों का उत्तर लिखते जाइए, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप उत्तर दे सकते हैं। लास्ट में आप खुद से एनालिसिस करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रश्न का संबंध में बताऊं तो आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हो तो आरंभ में ही वो दोहा और गाथा शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक शब्द प्राकृत और दूसरा शब्द अपभ्रंश का बोध दिलाता है। आप जाकर के पढ़िए, आप किसी भी वन लाइनर किताब को पढ़िए, तो जहाँ भी आप साहित्य लेखन परंपरा के तुरंत बाद जब इतिहास की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस प्रश्न या फिर ऐसे प्रश्नों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अपभ्रंश, ऑप्शन बी। यानी दोहा का जो संबंध है, दोहा वो मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस तरह से दोहा या दोहा कहने से जिस तरह से गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी तरह से दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। इस तरह की बात वो ऐसा करते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में।
ये प्रश्न देखिए यूजीसी ने दिसंबर 2015 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? आपको, आप जब भाषा विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ऐसे वर्णों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी ड ढ, ऑप्शन सी प फ, ऑप्शन डी द और थ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी प और फ। 1, 2, 3 यानी पहला, दूसरा और तीसरा जो किसी भी वर्ग का, चाहे वो क वर्ग हो, ख वर्ग हो, क वर्ग हो, च वर्ग हो, या फिर किसी भी वर्ग, पांचों वर्ग में जो पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर होता है, तीसरे वर्ण होते हैं, तीसरी ध्वनियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं? अघोष। वहीं चौथा और जो पांचवा वर्ण होता है वो होता है सघोष। दूसरा एक होता है अल्पप्राण और महाप्राण। मैं थोड़ा ट्रिक से इन सब चीज़ों को याद किया था तो वही मैं बताता हूँ। महाप्राण के साथ मैं हमेशा 25 आप इसे, यानी दूसरा और पांचवा जो वर्ड होता है उसे आप महाप्राण होता है। वहीं पहला, तीसरा और चौथा ये क्या होता है? अल्प प्राण। खैर इसके जब इसका नोट्स मैं लेकर के आऊँगा, इस पर व्यवस्थित बात करूँगा यूनिट फर्स्ट पर, तो बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए बताऊँगा। ये भी देखिए यूजीसी ने दिसंबर 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, ण वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, वक्ष, कंठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है मूर्धा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? पहली शताब्दी, बी 6वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी और डी 11वीं शताब्दी। ये देखिए यूजीसी ने जनवरी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ईसा की 6वीं शताब्दी। सॉरी 6वीं नहीं है, इस सी 9वीं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। ये प्रश्न भी देखिए यूजीसी नेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 5, 6, 7, 8। इसे देखिए अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकार होते हैं। वो 5 प्रकार कौन हैं? आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, और नहीं पता है फिर भी आप जाइए, आपके पास जो भी किताब है भाषा विज्ञान का उसमें देखिए और देखने के बाद कमेंट करिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? गुजराती, पंजाबी, मराठी या फिर सिंधी? शौरसेनी अपभ्रंश से जिस भाषा का विकास हुआ उस भाषा का नाम है इसमें गुजराती। यानी इनमें पंजाबी, मराठी, सिंधी का जो विकास है वो उनका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं है। वहीं गुजराती भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ये देखिए प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट नवंबर 2017 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूं। इसमें देखिए ऑप्शन ए ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और मगही। मतलब पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी इसमें से 3 ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी से है, एक बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी से नहीं है, वह है मगही। ठीक है, अब मगही किस बोली किस हिंदी से आती है, कौन सी किसकी बोली है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
ये देखिए यूजीसी ने जुलाई 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। पूर्वी का मैं बता दूं, पूर्वी का ABC, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। और वहीं बिहारी, बिहारी के अंतर्गत आता है मैथिली, भोजपुरी और मगही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग से के संदर्भ में कुछ लाइनें हैं। ये देखिए यूजीसी नेट जुलाई 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए, साहित्यिक हिंदी बोली, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। ऑप्शन बी, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। ऑप्शन सी, खड़ी बोली का उद्भव शौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। ऑप्शन डी, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। इन चारों ऑप्शनों पर आप विचार करिए और इसके सही उत्तर दीजिए। कोड में देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी दे रखा है। उसमें ऑप्शन ए में पूछ कह रहा है ए एंड डी सही है, बी में कह रहा है सी और डी सही है, सी में कह रहा है ए, बी और सी सही है, डी में कह रहा है बी और डी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए ऑप्शन सी, ए, बी और सी सही है, यानी साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद बी, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में खड़ी बोली का प्रयोग होता है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए सी, खड़ी बोली का उद्भव शौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। वहीं खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं लिखा गया, बिल्कुल गलत है, लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 59। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। ऑप्शन ए 3, 4, 2 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप देखिए 4। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद 4 भेद माने जाते हैं। यूजीसी नेट जुलाई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। यूजीसी नेट जुलाई 2018 में प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, एक तरफ बोलियों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्रों के नाम हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, अवधी। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं, आगरा के आसपास जो बोली जाती है वह खड़ी बोली भी है और आगरा से तुरंत आगे आप जाते हैं तो ब्रजभाषा भी है। लेकिन सुल्तानपुर की जो बोली है वो है अवधी, यानी डी का 2, जिसमें भी आप उसकी तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है क्या? हाँ, बी भी यही सही है। अब देखिए एक ऑप्शन अगर अवधि से संबंधित आपके बारे में आपको जानकारी थी तो आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे। अवधि यानी सुल्तानपुर। ब्रजभाषा का संबंध आप देखिए बिजनौर से है, सॉरी, खड़ी बोली का संबंध आप देखिए बिजनौर से है, वहीं ब्रजभाषा का संबंध आगरा से है। और बांगरू का संबंध करनाल से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब देख लीजिए, खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, बांगड़ू या बांगरू करनाल, अवधि का सुल्तानपुर। आप इसे देखिए, बांगरू को बांगड़ू भी कहते हैं। ठीक है, यूजीसी ने जुलाई 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न संख्या 61 की तरफ हम चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? यूजीसी ने दिसंबर 2018 में प्रश्न पूछा गया था। बिहारी हिंदी वर्ग में इसमें से कौन सी बोली नहीं आती है? मैंने आपको बताया था अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी गढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो छत्तीसगढ़ी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आप देखिए छत्तीसगढ़ी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 62। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी जारी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी
रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कहते हैं संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह प्रश्न यूजीसी ने दिसंबर 2018 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 और इस कथन को आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये अब अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। 3-4 लोगों के एक साथ कथन दे देगा, उसको मैच करने के बारे में पूछ सकता है कि मैच करिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। अगले प्रश्न को देखिए। हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। लोकमंचीय रूप एक तरफ है सूची में, एक तरफ सूची में है प्रांत। सांग, विदेशिया, माच, ख्याल दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। देखिए जो विदेशिया एक नाटक है, ये लोक नाटक है, लोक मंच का नाटक है, और ये विदेशिया जिसके लेखक हैं भिखारी ठाकुर, उनकी प्रसिद्धि वो बिहार से आते हैं। और विदेशिया बिहार क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाटक है। आप इसे सीधा जा सकते हैं यहाँ पर। वहीं पर माच जो है वो मध्य प्रदेश का है, और ख्याल राजस्थान का है, सांग जो है हरियाणा का है। इसलिए A3 ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप जा सकते हैं। और इसमें क्या मैंने सही लगाया है? B4, हाँ सही है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। एक बार आप इसे ध्यान दीजिए। सांग हरियाणा, विदेशिया बिहार, माच मध्य प्रदेश और ख्याल राजस्थान। ये देखिए यूजीसी ने जून 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तौलिया एक पुर्तगाली शब्द है। लगातार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर हैं, आप देखिए। पुर्तगाली शब्द आप इसे नोट कर सकते हैं। पुर्तगाली शब्दों में आता है बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। अन्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप उसे भी देखिए। अरबी भाषा के शब्द हैं अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत। ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। वहीं फारसी भाषा के कुछ शब्द हैं, आप उसे भी देख लीजिए। हिंदी, कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार। ये सारे अरबी फारसी भाषा के शब्द थे। तुर्की भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लीजिए। इसमें से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तुर्की भाषा के शब्दों में है कैंची, दरोगा, तोप, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कुर्ता भी देखिए तुर्की भाषा का। बारूद, मुगल। जापानी, रिक्शा हमारे वहाँ रिक्शा ही बोला जाता है, और रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। चाय हम बराबर बोलते रहते हैं, लीची, ये दोनों जो है चीनी भाषा का शब्द है। हम सुबह उठते ही चाय का ही नाम लेते हैं, जो कि अपनी भाषा का शब्द नहीं है। चाय चीनी भाषा का शब्द है। ये देखिए यूजीसी ने जून 2019 में प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी मड़ियाली, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी मेवाड़ी। इसमें से राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है? आप देखिए मड़ियाली, ये राजस्थान की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? आप एक बात हमें बताइए कि भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं और कौन कौन सी भाषाएं हैं? क्योंकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कितनी भाषाएं हैं और कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो आप उसे याद करते हो, कहीं नोट करते हो या नहीं करते हो, इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। इसमें देखिए नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। ये जो नेपाली है ना, यही फंसाने के लिए ले रखा है। नेपाली 8वीं अनुसूची में की भाषा 8वीं अनुसूची में है, ठीक है।
तो आप इसे ध्यान में रखिए। नेपाली जो भाषा है वो आपकी 8वीं अनुसूची में है, वहीं कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी ये तीनों 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 67, उसमें पूछ रहा है हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन सी 349, ऑप्शन डी 351। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2019 से पूछा गया था। सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी 351। 351 जो संविधान की अनुसूची अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक के बीच जो भाषाओं से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रावधान किया गया है, उसमें जो 351 नंबर का अनुच्छेद है उसमें हिंदी के सामासिक विस्तार की और संस्कृति के वहन की का दायित्व जो है वो 351 के अंतर्गत क्या क्या है इसका प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 68, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? अभी हमने पढ़ के आया हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आप देखिए अरबी। सिफारिश शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 69, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, इस प्रकार यह किस प्रकार का वाक्य है? इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस भाषा का शब्द है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या उद्देश्यपूर्ण वाक्य? यह है मिश्र वाक्य, क्योंकि कि जोड़ा गया है। ठीक है, यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन ए कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। अभी हम करा के आए हैं, मगही जो है बिहारी बोली के अंतर्गत भाषा आती है, इसलिए मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। भोजपुरी, मैथिली और मगही बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, अन्य उसे क्या कहते हैं? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण। उसे कहते हैं कारक। कारक उसे कहते हैं जहां संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे हम कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, 72, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये 343 से 351 के बीच किस अनुच्छेद में कहा गया है? आप 343 से लेकर के 351 की सारी बातें आप नोट कर लीजिए कहीं। मैं शॉर्ट नोट्स में करवाऊंगा और इस पर विस्तृत बात भी करूंगा जो हम इसके कंटेंट पर बात करेंगे। यहाँ से प्रत्येक वर्ष लगभग सारे शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर रहते हैं। आप देखिए अनुच्छेद 343, 344, 46 और 48। 348 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी, जब तक कि राष्ट्रपति कोई आदेश न पारित कर दे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए काज, आखर, कान, वायु। तद्भव नहीं है, यानी उनमें से सारे तद्भव हैं। 3 तद्भव हैं, एक तद्भव नहीं है, वो है आप बताइए एक बार। इसका उत्तर मैंने नहीं लिखा है, मैं बताता हूं। आखर, आखर से हुआ अक्षर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। एक बार डी को हम देख लेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर, लेकिन बी ही होगा। ये देखिए यूजीसी नेट
जून 2020 फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? यौगिक है लेकिन वो रूढ़ नहीं है। जलद, नाक, कान, पर। इसमें जो जलद शब्द है वो यौगिक तो है लेकिन रूढ़ नहीं है किसी के लिए। जलद, जल, जलद, जलद, नीरद, वारिद, पयद, तोयद, अम्बुद, ये किसके लिए प्रयोग होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जल, नीर, वार, पय, तोय, ये किसके लिए यूज होता है आप बताइए, ये किसका पर्यायवाची है? जलज, नीरज, वारिज, पयज, तोयज, ये किसके लिए पर्यायवाची है? आप इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नहीं भी दे सकते हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं अपने लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। यूजीसी नेट जून 2020 फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? अरबी, फारसी, लैटिन और यूनानी। इसमें जो अरबी है, अरबी बोली भाषा है, वह आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, आप उसे ध्यान में रखिए। कुछ समय के लिए 2020-21 में आर्य भाषाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए वो बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे गए, आप अभी आगे देखेंगे। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? पोर्चुगीज, पुर्तगाली भी हो सकता है, ये शायद यही हो, अभी देखते हैं। अरबी, तुर्की, हिंदी। सही उत्तर है इस प्रश्न का अरबी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है? च, त, ट, ज। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसमें तालव्य क्या है आप इसमें देखिए, च, त, ज में आप 1 और 4, डी जो है ना 1 और 4 यानी च और ज। यानी देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्ग को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ये होता है क वर्ग कंठ और च वर्ग होता है तालव्य। कंठ तालव्य, क गंगा, च जजइया। ट वर्ग होता है मूर्धन्य, उसके बाद दंत आता है, उसके बाद ओष्ठ, ठीक है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, त दंत्य, त थ द ध न, प वर्ग जो होता है वो होता है ओष्ठ, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए। ऑप्शन ए, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए। चौथा, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। इसमें देखिए जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप उसे देख सकते हैं। इसलिए दूसरे ऑप्शन से आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का माध्यम हो, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर आप एक जिसमें नहीं है उसको भी आप एलिमिनेशन मेथड से कट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 के बाद तीसरा, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में हो, बिल्कुल गलत। चौथा, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। इस प्रश्न को देखिए यूजीसी नेट जून 2020 फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 78। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंधित बोलियों के अनुसार साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ बोली का नाम है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र का नाम है। राजस्थानी, सॉरी क्षेत्र का नहीं, एक तरफ वर्ग का नाम है, दूसरी तरफ उनके बोली का नाम है। अब बिहारी को सीधे भोजपुरी से लगाइए बिना सोचे समझे। पूर्वी को आप छत्तीसगढ़ी से लगाइए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
उसके बाद देखिए 2 ऑप्शन से ही आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, यानी 4 का 1 एक ही से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। राजस्थानी को आप लगा सकते हैं मौलवी से, वहीं पश्चिमी को आप लगा सकते हैं कन्नौजी से। ठीक है, ये तीनों ये ऑप्शन लगा करके आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं A4 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 79, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए सौरसैनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसके विकास के ऊपर मैंने बार बार बात किया है। सबसे पहले आता है वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद सौरसैनी का विकास होता है। तो सबसे पहला जो होगा वो ऑप्शन नंबर पहली प्राकृत, उसके बाद सौरसैनी, उसके बाद पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। यह दोबारा प्रश्न है आर्य भाषा से संबंधित। आप देखिए यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। यह प्रश्न ऑप्शन ए संस्कृत, प्राकृत, तुर्की और अंग्रेजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है तुर्की। इसमें देखिए तुर्की जो है वो आर्य भाषा में शामिल नहीं है। सामी और आर्य भाषा और एक यूनानी ऐसी कोई भाषा है, तीनों से संबंधित बहुत बार प्रश्न बने हैं। और दोस्तों देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए जो मैं PYQ सीरीज लेके आया हूँ, उस PYQ सीरीज में हम 3 वीडियो कर चुके यूनिट फर्स्ट पर। और यूनिट फर्स्ट जो हिंदी भाषा है उसके हम 2006 से लेकर के 2024 तक के जितने भी प्रश्न कर रहे हैं, हम 2020 तक सारे प्रश्न कर चुके हैं हमने। अब 1-2 वीडियो और इस पर आनी है। मैं आपसे वादा किया हूँ कि हर एक सप्ताह में PYQ से संबंधित कम से कम 3 वीडियो आपके पास तक जाएगी। तो इस सप्ताह में अगले 5-7 दिन में ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरे यूनिट के PYQ पर आएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है, आपको कितना पसंद आ रहा है ये सीरीज़। साथ ही आप इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर कुछ लिखिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले और मैं और अधिक मेहनत कर सकूं। धन्यवाद, आप स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपकी एकेडमी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।